So in the last lecture we covered the basics. हमने शुरू कर लिया था this data processing, data preprocessing. In this we were discussing the need and data cleaning. ठीक है, ये new topic था. And in this we started the need and data cleaning, जिसमें we discussed that data is the new oil and what is data, structured and unstructured data. We discussed it. I gave you the example of this iris data set Kaggle पे. You can also use it in the Google Colab. This was covered in the lab also. You can open Excel sheet now. And we discussed this type of features in the last lecture. We stopped at this point that data preprocessing is nearly 80-90% of the total machine learning process. Machine learning model designing and training your model is still, less time taking, because once it started, it will go till the end and you will get the results in the end. But this data preprocessing is done in parts, and it changes from one topic to another. In a way, if you want to make a recommendation system, तो preprocessing अलग होगा, and if you want to make, let's say, sentiment analysis, it will be different. तो हर चीज़ का preprocessing अलग होता है, हर topic का, हर project का. Now, need of data preprocessing. Real world data is messy, so it may be incomplete, it may be noisy, it may be inconsistent. These are the three things that are highlighted here. I will give you examples. वैसे तो सामने clearly given है कि अगर आपके data में, let's say that there is this column called height and it is not there, the value is not there, it is not entered in the data, in the data set by the data entry operator. तो वो एक incomplete data हो गया, ठीक है, वो missing data है. And then noisy data means that weight किसी का डालना है, जैसे सपोज कोई डाटा है जिसमें हमें वेट एंटर करना है किसी पर्सन का. वी ऑल नो दैट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेट्स से if they are adult, तो वेट मे बी फ्रॉम 35 kg टिल मे बी 150 kg, और मे बी, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो एट मैक्स 300-400 kg, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से. बट इफ वी राइट द वेट इन -60 और मे बी 5000, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, इम्पॉसिबल है या फिर नेगेटिव है, राइट. तो दिस इज आउटलायर, और इसको हम नॉइज बोलते हैं. इनकंसिस्टेंट डाटा माइट बी देयर. एज गिवन है 20 एंड डेट ऑफ बर्थ इज 12 जुलाई 1990. तो दिस इज इनकंसिस्टेंट. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू 1990 टिल डेट, एज इज 30 ईयर्स, ठीक है. अगर हम ईयर के हिसाब से देखें, 2021 है, तो 31 ईयर्स हुआ, बट एज इज इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू टुडे. तो मतलब 20 तो ये 2010 में था बंदा, ठीक है. तो दिस इज इनकंसिस्टेंसी according to the current time, and contradictions between the duplicate records. So these are different indications of inconsistent data. Now, in textual data, problem can be that it is a lower case. Lower case का मतलब है जैसे यहाँ पे आप, जैसे ये सारे लोअर केस डाटा है, ठीक है, बट समवेयर ऐसे बिगिनिंग में या फिर ऐसे बीच में भी कहीं कहीं पे कैपिटल लेटर्स भी हैं, ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू डू सम प्री प्रोसेसिंग हियर, बट यू कैन डू इज यू कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू लोअर केस, है ना. अगर आपको कोई मॉडल ट्रेन करना भी है तो आप इस पूरी शीट पे जितने भी वर्ड्स हैं, सारे करेक्टर्स को लोअर केस में कर लो. नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हो. इट मीन्स दैट यू कैन रिमूव द पंक्चुएशंस. जैसे ये कॉमा वगैरह है, हटा दो, ठीक है. जितने भी कॉमा हैं, जितने भी डॉट्स हैं, मतलब फुल स्टॉप्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब हटा सकते हो. ब्रैकेट्स हटा सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ वर्ड्स पे काम करना है. लेट्स से अगर आपने यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आपको एक बार तो ये करना पड़ेगा कि सारे वर्ड्स क्लीन हो जाएं. स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर सकते हो, ऑफ एंड द, ठीक है. यहाँ पे तो ऐसा सच नहीं है, बट स्टिल, अब जैसे ये फॉर है, फॉर इज ए स्टॉप वर्ड, ठीक है. तो ये इसका कोई वो तो है नहीं कि मतलब कोई इसका मीनिंग हो या कोई यूजफुल वर्ड हो. नीड इज ए यूजफुल वर्ड, डाटा इज ए यूजफुल वर्ड, प्री प्रोसेसिंग इज ए वर्ड, बट फॉर तो एक सपोर्टिंग है ना, सपोर्टिंग वर्ड है, तो उसको हटा सकते हो. इसमें कोई सेंटिमेंट तो नहीं है फॉर में. तो उसके बाद स्टेमिंग, लिमिटेशन, तो प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, इन सब का अगर हम सिर्फ पहले 4 करेक्टर देखें तो प्ले है सबका, ठीक है. तो यू कैन रिमूव दिस ING, ED एंड S. तो अगर आप इनको रिमूव कर दोगे, इसको हम स्टेमिंग बोलते हैं या लिमिटेशन बोलते हैं, तो आप इसको
डिस्प्ले सबको बोल सकते हो। अगेन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा अगर इमेजेस में है तो आपको उसको रीड करना पड़ेगा, इमेज को रीड करना पड़ता है, राइट? आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से दैट देयर इज दिस डेटा सेट, आई विल अगेन गिव दैट फेस रिकॉग्निशन डेटा सेट दैट देयर आर 100 फोल्डर्स। ठीक है, 100 फोल्डर्स हैं, तो 100 में से किसी भी फोल्डर के अंदर जाके आप किसी भी एक फोटो को उठाना चाहते हो, तो आपको एक पाथ दे के उसको रीड करना पड़ेगा, राइट? तो आप इमेज को रीड करोगे तभी वो डिस्प्ले होगा, एक बार रीड होगा तभी इट विल बी डिस्प्लेड। आप उसको रीसाइज कर सकते हो, ठीक है, नॉइज रिमूव कर सकते हो, सेगमेंटेशन। व्हाट इज सेगमेंटेशन, कैन एनीवन टेल? हाँ जी, कैन एनीवन टेल व्हाट इज सेगमेंटेशन? इट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। नो? सो रीसाइज तो सबको पता है, व्हाट इज रीसाइज एन इमेज? व्हाट डू यू मीन बाय रीसाइजिंग एन इमेज? एनीवन? I need participation from your end, then only it will be more interesting. Konark? सर कंप्रेस कर देते हैं इमेज को। कंप्रेस कैसे, साइज में? मतलब आप उसके एमबी को केबी में ले आओगे, ऐसे वाला कंप्रेस के कुछ और? यस सर, केबी में आ जाती है। ठीक है, मतलब देखो वो तो उसका एंड रिजल्ट है, बट रीसाइजिंग का मतलब है लेट्स से दैट इनिशियल साइज इज एक्स क्रॉस वाई, तो जब आप रीसाइज करोगे तो आपका एक्स विल बी स्मॉलर देन ये वाला वैल्यू। मतलब अगर आपका, हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये एक्स था, तो ये छोटा होना चाहिए एक्स से, सिमिलरली इट विल बी लोअर देन वाई। तो मतलब अगर दोनों में से एक भी छोटा हो जाएगा तो भी रीसाइज तो वो हो ही गया है ना। इनफैक्ट अगर आप उसको साइज को बड़ा भी कर दोगे, ठीक है, अगर आप बड़ा भी कर दोगे, अगर वो बड़ा भी है रेदर, मतलब स्मॉलर का या ग्रेटर देन का फर्क नहीं पड़ता, बट इफ साइज इज चेंजिंग, चाहे आप छोटे को बड़ा कर रहे हो या बड़े को छोटा कर रहे हो, इट इज रीसाइजिंग। ठीक है, तो मतलब सिर्फ कंप्रेस ही नहीं, अगर हम बड़ा भी करें तो वो भी रीसाइज है। एंड देन रिमूव द नॉइस। नॉइज रिमूव करने का मतलब है दैट लेट्स से देयर इज दिस इमेज जिसमें ब्लैक या वाइट डॉट्स हैं बीच में, मतलब कोई इमेज है, कोई भी, लेट्स से हमारी फोटो है, क्लास की फोटो है या आपकी कोई पर्सनल फोटो है, उसमें अगर वो ब्लैक एंड वाइट डॉट्स हैं फोटो में, तो इट इज़ ए नॉइस, उसको हम गॉसियन नॉइस बोलते हैं, गॉसियन नॉइस। तो उसके बारे में आप देख सकते हो, एक ब्लैक एंड वाइट नॉइस भी होती है, तो इसके बारे में आप सर्च कर लेना। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नॉइस इन एन इमेज। तो गॉसियन नॉइस है, एक सॉल्ट एंड पेपर नॉइस, वैसे सॉल्ट एंड पेपर तो ब्लैक एंड वाइट नॉइस ही होती है, एक दो और होते हैं, मतलब ठीक है, मल्टीपल होते हैं ये। तो इमेज अगर किसी भी फॉर्म में डिग्रेड हो रही है तो वो नॉइस है। सेगमेंटेशन क्या होता है, एनी आइडिया? मैंने कई बार पहले डिस्कस करा है, आई गेव यू मल्टीपल एग्जांपल्स। व्हाट इज सेगमेंटेशन? हाँ जी, सेगमेंटेशन बताओ। हाँ जी बताओ जी, व्हाट इज सेगमेंटेशन, इमेज सेगमेंटेशन? यू पीपल नीड टू स्टार्ट स्टडिंग। पढ़ो इसको, समझो हर चीज़ को, अदरवाइज इट विल बी टफ फॉर यू। इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन स्पीक। Segmentation was, I gave you multiple examples, this example only multiple times. Let's say that there are multiple people in an image, but you are interested in single person, तो आप उसकी image को crop करके बाहर ले आओ, तो ये segmentation है। ठीक है, segmentation is to get the region of interest out of the image for further purposes। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, स्मूथिंग द एजेस, तो आप इमेज को और प्रोसेस करके उसकी स्मूथिंग कर सकते हो, मतलब नॉइज रिमूव करने का ये तरीका है एक। उसकी जो नॉइजी डाटा होता है उसको हम स्मूथ कर देते हैं, या उसके एजेस में भी हम उसको थोड़ा सा ताकि
थोड़ा अलग हो जाए एंड इट विल बी बेटर ओवरऑल। तो एजेस को स्मूथनिंग कर देते हैं टू मेक द प्रोसेस easier for the model. तो pre-processing in structured data, there are multiple steps. सबसे पहले डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग समझ में आ गया। देन देर आर मल्टीपल डाटा इंटीग्रेशन, ऑल्सो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा रिडक्शन। तो क्लीनिंग तो हमने देख लिया कि क्लीनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम नॉइज रिमूव कर लेंगे और क्या क्या कर लेंगे जो हमने पीछे देख लिया। तो डाटा इंटीग्रेशन है, डाटा इंटीग्रेशन भी करनी है। अब जब क्लीन हो गया तो उसको जोड़ना भी है, बैक टू नॉर्मल लेके आना है। ठीक है, जैसे अगर हमने स्टॉप वर्ड रिमूव करे या कुछ भी किया तो बहुत सारी चीज़ें आपने रिमूव कर दी, पंक्चुएशन हटा दिया, स्टॉप वर्ड हटा दिए, बट इन दी एंड दे हैव टू बी इंटीग्रेटेड अगेन टू गेट द थिंग्स बैक टू नॉर्मल। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम उसको कुछ ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे कि हमारे मॉडल को आसान हो जाए काम करना। एंड ऑल्सो वी हैव टू डू द डाटा डिडक्शन इन केस the data is complex and maybe there are number of features which will take more time. डाटा रिडक्शन कब करते हैं? लेट्स से आपके पास 1000 कॉलम्स थे, बहुत बड़ा डाटा है ना। अगर आपका मशीन लर्निंग मॉडल आपने ट्रेन करना है एंड यू हैव ओनली 4 GB रैम इन योर लैपटॉप, तो 1000 कॉलम वाला डाटा जनरली काफ़ी हैवी है, प्रोसेसिंग का टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो अगर आप इसको किसी तरीके लेट से 3 फीचर्स में ले आते हो या फिर 2 फीचर्स में ले आते हो, तो अगर अंडर 10 ले आए, अगर आपने इसको लेस देन 10 ले आए 1000 को, तो इट इज़ 100 टाइम्स लेस, है ना। तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा अगर आपके पास फीचर्स कम होंगे। नाउ डाटा क्लीनिंग की बात कर लेते हैं। डाटा क्लीनिंग का मतलब है कि आपने नॉइजी डाटा रिमूव करना है, स्मूथिंग करना है, ये सब हमने पीछे बात की थी। बट नाउ डाटा क्लीनिंग टास्क कैसे कर सकते हो आप, वो सब कैसे करोगे? फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज, हमने पहले डिस्कस किया था कि हो सकता है कि किसी की हाइट है, हाइट वाला कॉलम खाली पड़ा है, मिसिंग वैल्यू है, तो उसको कैसे करोगे? फिल करोगे, फिल द मिसिंग वैल्यू। नॉइज स्मूथनिंग एंड आउटलायर डिटेक्शन, रिजॉल्विंग द इनकंसिस्टेंसी। इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से किसी का BMI वैल्यू इज मिसिंग, ठीक है, डाटा वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल। मिसिंग का मतलब ये है, तो मेनी डाटा एंटिटीज हैव नो डाटा वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सर्टेन फीचर। सपोज BMI मिसिंग है, तो probable reason might be that faulty measuring equipment, reluctance of person to share the certain detail, negligence on part of data entry operator, feature unimportance at time of data collection। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपने पहले सोचा ही नहीं कि यार ये वाली चीज़ भी फ्यूचर में यूज़ होएगी, तो आपने वहाँ पे उसको फीचर को वैल्यू नहीं दिया, आपने वो यूज़ ही नहीं करा कि मैं सोचा ही नहीं कि मैं इसको ऐड करूँ अपने डाटा में। ठीक है, बट लेटर ऑन वी नीडेड इट, तो वो चीज़ नहीं थी। तो उसको आप कैसे करोगे? मिसिंग डाटा हैंडलिंग टेक्निक्स, रिमूव द डाटा एंटिटी, मैनुअली फिलिंग द वैल्यूज, इम्प्यूटेशन। तो आपके पास मल्टीपल वेज हैं, ठीक है। या तो है कि आपका, लेट्स से कि आपका एक डाटा सेट था जिसमें एक कॉलम था बीच में जिसमें सारे खाली था, ये कुछ भी नहीं भरा हुआ, तो ये पूरे का पूरे कॉलम डिलीट कर देंगे हम, ठीक है। ये वाला पूरे का पूरा कॉलम डिलीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा? ये फर्स्ट थिंग हो जाएगी कि आपने वो डाटा एंटिटी ही उड़ा दी, कि वो किसी काम की तो है नहीं। अब हर पूरे डाटा सेट का थोड़ी हम प्रिडिक्शन करते बैठेंगे, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज मैनुअली फिलिंग द वैल्यूज। अब ये भी हो सकता है कि आपका डाटा सेट तो था बीच में, बट उस डाटा में बहुत सारे वैल्यूज थे भी और बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ वैल्यूज मिसिंग थी। तो आप क्या करते हो फिर? जनरली इंट्यूशन ये कहती है कि आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज का मीन निकालो, वो मीन वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ताकि अपने पूरे डाटा सेट के मीन के ऊपर कोई फर्क भी नहीं आएगा और वैल्यू की वैल्यू फिल हो जाएगी। ठीक है, इन केस मैथमेटिकल वैल्यू है। उसके बाद इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मीन्स प्रोसेस यूज टू डिटर्मिन एंड असाइन द रिप्लेसमेंट वैल्यूज फॉर मिसिंग, इनवैलिड और इनकन्सिस्टेंट डाटा। ठीक है, तो आप इम्प्यूटेशन का मतलब है कि आपकी जो भी मतलब है मिसिंग वैल्यू, आप उसको पहले ढूंढो, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसको हम इम्प्यूटेशन कहते हैं। एंड देन टेक्निक सिलेक्शन इज स्पेसिफिक टू यूजर परफॉर्मेंस प्रेफरेंस, डाटा सेट और फीचर टाइप और प्रॉब्लम सेट। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के डाटा के साथ काम कर रहे हो। इन केस आपका लेट्स से मेल फीमेल डाटा है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे? तो लेट्स से फोर्थ वैल्यू मिसिंग है, बाकी 3 गिवन है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी फीमेल लग रही है तो इसको भी फीमेल कर देंगे। लेट्स से कुछ डाटा था, लेट्स से किसी की
जैसे आप लोगों की एज है, ठीक है, 4 बच्चों की एज उठा लेते हैं। लेट से कोई 20 का है, कोई 21 का है, इसकी मिसिंग है थर्ड वाले की, और फोर्थ वाले की एज लेट से अगेन 20 है। तो ऑन एन एवरेज कर लो या फिर मेजोरिटी देख लो, तो हम यहाँ पे भी 20 फिल कर सकते हैं कि सारे जने इसी एज में हैं। तो हम ऐसे करके डाटा को ऑन एन एवरेज कर लेंगे या फिर उसकी वोटिंग करवा लेंगे, तो ऐसे करके हम वैल्यू फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, काफी जगह एन एन हो रखा है। एन एन वॉज व्हाट? कैन एनीवन टेल द फुल फॉर्म क्विकली? नॉट ए नंबर। यस, नॉट ए नंबर। अब देखो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सारे कॉलम्स में कुछ ना कुछ नॉट ए नंबर है। क्या सोल्यूशन है इनका? हाउ विल वी रिप्लेस दीज वैल्यूज? अब ये तो नहीं कर सकते कि हम पूरे का पूरा कॉलम ड्रॉप कर दें। एट मैक्स 2 या 3 मिसिंग वैल्यूज हैं एक पूरे कॉलम में, आउट ऑफ 10। तो हम पूरे का पूरा कॉलम तो नहीं ड्रॉप कर सकते, हमें कुछ ना कुछ रिप्लेस ही करना है। तो कैसे करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं बताओ? देखते हैं। अब देखो, आपके पास ये डेटा सेट था, ठीक है। नाउ रिमूविंग द डेटा एंटिटी, मोस्ट इजिएस्ट वे डायरेक्टली टू क्लीन द डेटा, बट दिस इज यूजुअली डिस्करेज्ड एज इट लीड टू लॉस ऑफ डेटा। तो मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि आप पूरे का पूरा कॉलम मत उड़ाओ, मतलब प्रेफर नहीं होता, बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? पहले वो वाले डाटा लिख लो सारे जिसमें सारी वैल्यूज हैं। तो मार्च वाले में 5 की 5 वैल्यूज हैं अपने पास, अक्टूबर में भी पांचों हैं, तो मतलब हमने 10 में से 5 वो निकाल लिए जिनके सारी की सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। नाउ मैनुअली फिल द डाटा बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज, जो हमारा वो फील्ड है। अब उसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो मिसिंग द फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे मतलब देखो, एक तो ये तरीका था कि आपने सिर्फ वो निकाल लिया और उसको यूज कर लिया 5 को, पर हमारा डाटा सेट हाफ हो गया। हमने वो वाले सारे रो ड्रॉप कर दिए जिसमें कोई ना कोई एन एन वैल्यू थी। वो भी तरीका है पर उसमें डाटा लॉस हो गया। अब यहाँ पे मैनुअली वैल्यू फिल करनी है, तो कैसे फिल करेंगे? तो अप्रोच इज टाइम कंज्यूमिंग, पर हम कुछ ना कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं। तो कैसे डाली? एवरेज ले ली मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो एवरेज ले सकते हो, या फिर अब ये भी है, यू कैन डू imputation। imputation क्या होता है? प्रोसेस यूज टू डिटर्मिन एंड असाइन द रिप्लेसमेंट वैल्यूज फॉर मिसिंग इनवैलिड और इनकंसिस्टेंट डाटा, ठीक है। तो इसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी imputation कर सकते हो, हॉट डेक imputation कर सकते हो, कोल्ड डेक और नियरेस्ट नेबर। लेट्स सी व्हाट आर दे। पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी इज कि आप मीन मीडियन मोड के बेसिस पे रिप्लेसमेंट कर दो। मीन मीडियन मोड सबको पता है क्या होता है। मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब अगर ऑड है तो x(n - 1) डिवाइड बाई 2, अगर इवन है तो आप n/2 एंड n+1, n/2+1 का हाफ ले लोगे, ठीक है। नहीं तो अगर ऑड है तो फिर तो सेंटर एलिमेंट है ही है, ऑब्वियसली आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। मीन में तो नॉर्मल एवरेज है, मॉड इज द मेजॉरिटी। तो मॉड में यही होता है कि जो मेजॉरिटी है वो आपका यूज हो जाएगा। नाउ रिप्लेसिंग द मीन वैल्यू। तो आपने अगर मीन लगाया तो आप जो जो भी उस कॉलम में बाकी वैल्यूज हैं उन सब का मीन निकालेंगे और वहां पे वो वैल्यू डाल देंगे, दैट इज मीन, ठीक है। तो इट इज़ नॉट सूटेबल अगर आपके डेटा सेट में आउटलायर्स हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने लेट से किसी की एज लिखनी है, तो एज कैन नॉट बी एन नेगेटिव नंबर, एज कैन नॉट बी 900, 389, मतलब जितना आपके सामने ये हाईलाइटेड वाला नंबर्स हैं, दिस कैन नॉट बी एज। या फिर वेट, मतलब 67, 78 वेट एक्सेप्टेबल है, एज भी एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप बोलोगे 900 kg किसी का वेट है, 389 kg किसी का वेट है, तो ये आउटलायर है, तो ये एवरेज लेने में हेल्पफुल नहीं है। तो इसकी बजाय आप मोड ले लो, ठीक है। कैटेगोरिकल डाटा में मोड ले लोगे। तो मीन तो 229.5 आ रहा है, तो इतना तो ऑब्वियसली क्या ही वेट होगा, हम ऐसे क्यों किसी का आउटलायर
मतलब यूज़ करके मीन को ख़राब करें, तो उसको हम स्किप कर देते हैं, बाकियों का बचे हुए वैल्यूज़ का हम मीन ले सकते हैं। और इससे बचने के लिए यू कैन जस्ट डू द मोड, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने मीन लेना ही है, देन यू कैन रिमूव ऑल द आउटलायर्स, नेगेटिव नंबर्स को हटा दो, ज़्यादा बड़े नंबर्स को हटा दो, बचे हुओं का मीन लेके काम कर सकते हो। नाउ दिस इज हॉट डेक इम्पुटेशन एंड कोल्ड डेक इम्पुटेशन। हॉट डेक इम्पुटेशन मीन्स लिखा हुआ है computes how many numbers of features have same value in the entire training example and choose it for replacement। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आप मेजोरिटी देख रहे हो, दिस इज सिमिलर टू मॉड। करना क्या है कि मतलब आप मिसिंग डाटा को छोड़ दो, लेकिन आप वो देखो कि आपके कितने फीचर हैं जिनकी सेम वैल्यू है, ठीक है। कंप्यूट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर्स हैव द सेम वैल्यूज इन द एंटायर ट्रेनिंग एग्जांपल। तो मतलब आप पूरे डाटा सेट का, सिर्फ एक कॉलम का मॉड नहीं ले रहे, आप पूरे डाटा सेट का मॉड वो देख रहे हो कि मेजॉरिटी नंबर आपको पूरे डाटा सेट में कितना दिख रहा है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि हाउ मेनी फीचर्स हैव सेम वैल्यूज इन द एंटायर ट्रेनिंग एग्जांपल एंड चूज इट फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है। कोल्ड डेक क्या होता है? इट इज सिमिलर टू इट, सिमिलर टू हॉट डेक, बट in it, missing observations are replaced by values from a source unrelated to the data under set consideration। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको पहले मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना है किसी ना किसी सोर्स के थ्रू। मतलब वो आपका खुद का भी हो सकता है कि मैं यार इतना ही वैल्यू डालूंगा, मतलब मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मैं इतना वैल्यू अगर मिसिंग वैल्यूज में डाल दूं तो डाटा सेट मेरा भर जाएगा। वो होने के बाद, मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के बाद, फिर आप दोबारा से हॉट डेक वाला सारा कंसेप्ट लगा दोगे, तो वो कोल्ड डेक होता है। ऐसे भी कर सकते हो। नियरेस्ट नेबर मींस दैट इट रिलाइज ऑन डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब ऑब्वियसली सबने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है छोटे होते, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है कि मतलब थोड़ा सा फार्मूला अपडेट हो जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट डिस्टेंसेस, क्योंकि मिनकाउस्की होता है, या फिर और भी होते हैं दो चार, मुझे अब नाम तो नहीं याद आ रहे, बट देर आर मल्टीपल डिस्टेंस मैट्रिक्स, कोसाइन डिस्टेंस मैट्रिक्स भी होता है। तो based on that you can make the decision, it you can evaluate the distance between the recipients and the donors। तो डिपेंड करता है कि आप किसको रेसिपिएंट बना रहे हो, कौन सी मिसिंग वैल्यू को रेसिपिएंट बना रहे हो, एंड आप डोनर किसको समझ रहे हो, डोनर आप कौन से फीचर को समझ रहे हो, फीचर मतलब कॉलम, कि आप कौन से कॉलम के बेसिस पे अपना कर रहे हो काम। एंड इट इज यूज्ड आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल द फीचर्स न्यूमेरिकल। ऑब्वियसली मतलब अगर आपके डाटा सेट में कहीं पे वर्ड्स लिखे हैं, लेट्स से आयरिस डाटा सेट था, उसमें आखिरी वाले कॉलम में हमने देखा था डाटा सेट में इन लैब आल्सो दैट देयर वर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर नेम्स। तो आपको पहले उसको 1 2 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको उसको किसी और फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। तो मे बी 10 20 30 और मे बी एनीथिंग एल्स। तो उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन ले सकते हो, then only you will find the distance। now let's discuss about the noisy data। missing value हमने देख लिया, अब noisy data का बात करते हैं। noise is defined as a random variance in a made variable, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके डेटा सेट में कुछ ना कुछ एक रैंडम नंबर डाल दिया जाता है विच इज नॉट रिलेटेड टू योर रेगुलर डेटा, बट थोड़ा अलग है, ठीक है। उसके लिए बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। आई होप एवरीवन नोज दैट बॉक्स प्लॉट वर्क्स विद दीज थिंग्स। इसमें हम एक मीन निकालते हैं एंड वी कैन फाइंड 25% एंड 75% वैल्यू, जो आपको ये बार दिख रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज 25 परसेंटाइल, दिस इज 50 परसेंटाइल, दिस इज 75 परसेंटाइल। इसके ऊपर का टॉप 25 परसेंटाइल है, इसके नीचे वाला लोअर 25 परसेंटाइल है। तो ये चीज़ आपकी मैटर करती है, ठीक है। आई होप सबको बॉक्स प्लॉट पता हो। एंड इसमें देखा जाता है, एक फॉर्मूला होता है, अभी आगे आएगा। अगर आपका एक इंटर क्वार्टर रेंज कहते हैं इसको, कि मतलब आपका क्वार्टाइल है, जैसे ये 75 परसेंटाइल क्वार्टाइल है, ये हमारा 50% क्वार्टाइल है, ये हमारा 25% क्वार्टाइल है। तो इसको हम बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, कि हमारे दो क्वार्टाइल्स में कितना डिस्टेंस है। तो अगर आपका डिस्टेंस इज मोर देन 1.5 IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, इसके बाद शायद हाँ इसके बाद ही होता है, तो फिर वो आउटलायर माना जाता है, कि मतलब ये वाला थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, ये वाला थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया। इट डिपेंड्स कि कौन सा है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रिमूविंग दिस 1 सेकेंड। हाँ, तो इस केस में क्या हो रहा है, सारे वैल्यूज हमारे is around 100 or less than that, but one of the value here is
बिटवीन 175 एंड 200। तो ये हमारा आउटलायर होगा क्लियरली, ठीक है, क्योंकि ये विजुअली देख सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे हाईलाइट करना आसान हो गया। ये वाला हो गया हमारा बॉक्स प्लॉट, जिसमें हमारा आई क्यू आर था, 25% था, 75% था। ये हमारा स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, बट प्रेफरेबल बॉक्स प्लॉट रहता है। मतलब बॉक्स प्लॉट में थोड़ा ज़्यादा इजीली मिल जाता है। स्कैटर प्लॉट में इट डिपेंड्स, अगर आपका 2D डाटा है तो फिर तो आप ऐसे प्लॉट कर लोगे, बट 3D 4D में कैसे करोगे, तो वो चीज़ें फ़र्क डाल देती हैं। एंड देन डाटा क्लीनिंग ऑफ नॉइजी डाटा, इसमें और क्या है, मेजर रीजन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इन डाटा आर मैल फंक्शनिंग ऑफ कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। ऑब्वियसली अगर आपकी मशीन ही ख़राब है, लेट्स से आपकी पूरी क्लास का वेट हमने लिखना है, लेकिन हमारी जो वेइंग मशीन है वो हमारी थोड़ी बायस्ड है, वो ख़राब है मशीन, तो लेट्स से वो उसमें 5 kg ज़्यादा ही बता रहा है, तो एक तो वो सारे जनों को परेशान भी करेगा कि यार मेरा वेट इतना हो गया, सेकेंडली वो एक्चुअल डाटा भी नहीं होगा। तो अगर आपकी मशीन ही ख़राब है, ठीक है, अदरवाइज डाटा एंट्री लैग्स, अगर आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर ने ठीक से डाटा नहीं फिल करा। ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स, लेट्स से डाटा सेट बहुत बड़ा था, लेट्स से इट वाज मे बी दिस इनटू 10⁻20, मतलब ऐसा कुछ था, ठीक है। अब इतने बड़े डाटा को आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर करने के लिए आपको कंप्रेस करना पड़ गया, जिप फाइल बनानी पड़ेगी। पर जिप फाइल के बाद जब अनजिप करा तो हो सकता है कुछ अंदर की कुछ एंट्रीज खराब हो गई, जिप फाइल अच्छे से नहीं हुआ था, तो करप्ट हो सकता है डाटा, ठीक है। ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसमिशन में डाटा खराब हो सकता है। टू डील विद these anomalies, data smoothing techniques are applied, बिनिंग होती है, रिग्रेशन होती है, एंड आउटलायर एनालिसिस। तो देखते हैं क्या क्या होता है ये। सबसे पहले बिनिंग। बिनिंग से नाम से पता चल रहा है कि आपको बिन्स बनाने हैं, ठीक है। तो कैसे बनाने हैं देखते हैं। इट परफॉर्म्स द डाटा, मतलब परफॉर्म द टास्क ऑन डाटा स्मूथनिंग, सॉर्ट द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। हम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, 10 11 12, मे बी 20 21 25 35 39, ऐसे कुछ। तो उसके बाद कैलकुलेट द बिन साइज, नंबर ऑफ बिन्स, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेट द बिन साइज का मतलब है कि आपको देखना है कितने बिन आपने बनाने हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं टेंस वालों को एक में रख लेता हूँ, 20 वालों को एक में रख लेता हूँ, 30 वालों को एक में रख लेता हूँ, मैंने 3 बना लिए। partition or distribute the data equally among the bins starting with the first element of sorted data। तो ये बाई चांस मैंने यहाँ पे 3 3 ले लिया, अब आखिरी वाली में 2 बचा है। परफॉर्म द डाटा स्मूथिंग यूजिंग बिन मीन्स, बिन बाउंड्रीज एंड बिन मीडियन। लास्ट बिन कैन हैव वन लेस और मोर एलिमेंट, एक कम या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अब इस केस में कैसे होगा। ये डाटा को सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद इट इज़ 489 21 21 ऐसे करके आ गया। अब यहाँ पे आप बिन साइज कैलकुलेशन करोगे, बिन साइज विल बी मैक्स माइनस मिन डिवाइड बाय डाटा साइज, ठीक है। मतलब मैंने पीछे रैंडमली बोल दिया था कि मैं ऐसे 3 बनाना चाहता हूँ, बट दिस इज द एक्चुअल फार्मूला। आपकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी है यहाँ पे 29 है, मिनिमम वैल्यू इज 4 डिवाइड बाय बिन साइज, ठीक है, मतलब डिवाइड बाय डाटा साइज। सो यहाँ पे देर आर टोटल 9 एलिमेंट्स, 29 माइनस 4 डिवाइड बाय 9, तो 25/9 आ जाएगा, ठीक है। द आंसर विल बी 2.77। तो इट कैन बी 3 हेयर। तो यहाँ पे हमने सील फंक्शन लगा दिया इसके ऊपर, तो सील फंक्शन के थ्रू वी कैन गेट दिस एज 3, ठीक है। तो अपना ये पता चल गया दैट देर आर 3 बिन्स। नाउ 3 बिन्स में बांटने के लिए हमने ऐसे करके बिन 1 बिन 2 बिन 3 करके all the values we got. Now using mean value replace the bin values by bin average। अब आप क्या करोगे, आप तीनों बिन्स को, सबको वैल्यूज को अपडेट करोगे, ये वाले तीनों वैल्यू अपडेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन बिन एवरेज। तो 489 का एवरेज कितना आएगा, 21/3 7, ठीक है। तो फर्स्ट बिन में 777 आ गया, सेकंड वाले में 22 22 22, थर्ड वाले में ये, डिपेंडिंग अपॉन के उसमें कितने वैल्यूज थे, 3 थे, तीनों का एवरेज निकाला तो वो वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, हमारे न्यू बिन आ गए। नाउ यूजिंग द बाउंड्री वैल्यूज, करना क्या, रिप्लेस द बिन वैल्यूज बाय ए क्लोजेस्ट बाउंड्री वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बिन। तो दिस इज ए डिफरेंट मेथड। यहाँ पे बाउंड्री का ये है कि आपका जो मिड में वैल्यू था, मिड वैल्यू के जो पास है उसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। मतलब जैसे ये था 489, तो 489 में 8 9 के पास है तो इसको 9 बना दिया,
21 24 में 21 तो 21 ही है, तो ठीक है वो वहीं रहेगा। 26 28 29 में 28 इज क्लोजर टू 29, तो ये 29 बन जाएगा, तो 26 29 29। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया कि क्यों है ये। ओके, यूजिंग मीडियन वैल्यूज, तो रिप्लेस द बिन वैल्यू बाय ए बिन मीडियन। तो यहाँ पे आप मीडियन निकालोगे और उसके साथ उसको रिप्लेस कर दोगे, जो भी आपकी सेंटर एलिमेंट थी, आपने सेंटर एलिमेंट को ही तीनों बना दिया। तो देर आर मल्टीपल मेथड्स टू रिमूव दिस नॉइज डेटा। क्या आउटलायर एनालिसिस, आउटलायर एनालिसिस में यू नो द बेसिक्स के जो भी आपका कुछ अलग है वो आउटलायर है। ठीक है, अब इस केस में तो ये फिश का डायरेक्शन अलग है, और इस केस में ये वाला पॉइंट अलग है इन तीन ग्रुप से। सपोज ये ग्रुप 1 था, 2 था, 3 था, तो इन तीनों से ये अलग बैठा है, तो इसलिए ये आउटलायर है। अब इसके लिए देखते हैं कैसे करना है। नाउ देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ आउटलायर्स, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट। Univariate outlier is a data point that consists of an extreme value on one variable. Multivariate outlier is a combination of unusual scores on at least two variables. ठीक है, सिंपल है, जिसमें एक वेरिएबल है वो यूनिवेरिएट है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा है वो मल्टीवेरिएट है। नाउ आउटलायर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग देम। सो एक्सट्रीम वैल्यू एनालिसिस, लीनियर मॉडल्स, प्रॉक्सिमिटी, तो ये चारों को हम वन बाय वन देखते हैं। न्यूमेरिक आउटलायर, न्यूमेरिक आउटलायर में वही बात आ गई जो मैं पहले कह रहा था, आई क्यू आर होता है, इंटर क्वार्टर रेंज। तो देखते हैं पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे आई क्यू आर की बात भी हो रही है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट नॉन पैरामीट्रिक आउटलायर डिटेक्शन मेथड इन 1D। इंटर क्वार्टर रेंज निकालेंगे। इंटर क्वार्टर रेंज क्या होती है, द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर Q1 एंड Q3 आर कैलकुलेटेड। सबसे पहले तो अब ये होता क्या है, कैसे होता है, ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। पर एक बार Q1 Q3 आ गया, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो कि आउटलायर है कि नहीं है और कैसे है, वो अभी देख लेते हैं। तो एज्यूम आपके पास ये डाटा है 62154 350। ठीक है, इफ दिस वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ चपातीज eaten इन लंच, ऑब्वियसली 50 रोटियां कोई नहीं खा सकता, देन 50 इज क्लियरली एन आउटलायर। ठीक है, लेकिन आपने उसको सॉर्ट किया, आपने उसका 25 50 एंड 75 परसेंटेज निकाला। कैसे निकाला, अब मेरे को पता है कि ये मेरे 7 एलिमेंट है, इसका मतलब ये मेरा 50% है, ये मेरा 25% है, और ये मेरा 75% है। ठीक है, तो मतलब ये कैसे मैं कर रहा हूँ, इंट्यूटिव है। ठीक है, 50% मीन्स मीडियन, ऐसे बीच वाली वैल्यू। अब उसके बाद इसका मीडियन जो होगा वो 25% होगा, और इसका मीडियन जो होगा वो 75% होगा। तो यहाँ पे 2 4 एंड 6 आ गया। ठीक है, मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई, Q1 Q2 Q3 तीन आ गए। आई क्यू आर इज दिस 6 - 2, मतलब आई क्यू आर का फॉर्मूला है Q3 - Q1। ठीक है, तो हमारा वो 4 आ गया। K इज 1.5। ठीक है, अब इस केस में फॉर आउटलायर्स मैंने पहले भी बोला था कि 1.5 टाइम्स दिस Q3 - Q1 होता है। ठीक है, जो आई क्यू मतलब 1.5 टाइम आई क्यू आर होता है। तो रेंज इक्वल टू 6, मतलब 6 मतलब हमारा ये वाला टॉप एलिमेंट जो हमें लग रहा है, मतलब Q3। ठीक है, Q3 वाली वैल्यू आ गई, जो भी हमारी Q3 की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। तो 1.5 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन 6 - 2 इज 6 ओनली। तो 6 + 6 12, अगर 12 से ज़्यादा है फिर वो आउटलायर है, अगर 13 भी होता है यहाँ पे आउटलायर होता है, बट यहाँ 50 है तो ये तो पक्का ही आउटलायर है। आई होप आइडिया क्लियर है और आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ IQR का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एंड इसको जनरलाइज वे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ देर इज वन मोर मेथड, एक्सट्रीम वैल्यू एनालिसिस। इसमें क्या हो रहा है, जेड स्कोर इज ए पैरामेट्रिक आउटलायर डिटेक्शन मेथड इन ए वन और लो dimensional feature space. This technique assumes a Gaussian distribution of the data. Gaussian distribution क्या होता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वाला। ठीक है, द आउटलायर्स आर द डेटा पॉइंट्स दैट आर इन द टेल्स, मतलब ऑब्वियसली ये सबने देखा होगा ऐसे करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है। और जो ऐसे वैल्यू हमारी टेल पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है, या यहाँ बिल्कुल कोने में पड़ी है, बिल्कुल टेल पे एंड में, तो वो हमारा आउटलायर है। बट उसके लिए हम थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे, तो हाउ फार डिपेंड्स ऑन ए सेट थ्रेशोल्ड वैल्यू। आपने थ्रेशोल्ड क्या रखा है, तो जेड आई का फॉर्मूला इज दिस xi माइनस मीन डिवाइड बाय दिस सिग्मा, एंड फॉर द नॉर्मलाइज डाटा। ठीक है, मतलब ये सबको पता है, मीन और वेरिएंस होता है, इसमें हो जाएगा काम। वेयर xi इज ए डाटा पॉइंट, म्यू इज मीन, एंड दिस xi म्यू इज द मीन ऑफ ऑल xi। ठीक है, एंड यहाँ पे सिग्मा आना था, सिग्मा
is standard deviation of all xi. ठीक है. An outlier is then a normalized data point which has absolute value greater than threshold value. ठीक है, जिसकी भी वैल्यू उससे थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, कॉमनली यूज थ्रेशोल्ड वैल्यू आर 2.5, 3, 3.5, तो उससे हमारा काम हो जाएगा. आउटलायर एनालिसिस थ्रू दीज थ्री मेथड्स, इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं. लीनियर मॉडल्स में क्या हो रहा है? प्रोजेक्शन मेथड्स दैट मॉडल द डाटा इनटू लो डायमेंशनल स्पेस यूजिंग द लीनियर कोरिलेशन. ठीक है, कोरिलेशन के बेसिस पे भी आप कर सकते हो. कोरिलेशन के बेसिस पे ऐसे कर सकते हो कि कोरिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट फॉर नाउ आई कैन गिव यू एन आइडिया. आइडिया ये है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एक क्लासरूम जिसमें टेबल भी हैं, चेयर भी हैं, ठीक है, फैन, ट्यूब, और क्या होता है, एक ब्लैक बोर्ड है, एक प्रोजेक्टर है, ऐसे करके है. ठीक है, तो ऑब्वियसली वी विल एज्यूम इन दिस केस के एक टेबल पे एक ही चेयर चाहिए. तो इन केस दैट हैपन्स कि एक रूम में 5 टेबल हैं, 5 चेयर हैं, 10 टेबल्स वाले में 10 चेयर्स हैं, अलग अलग रूम्स में, है ना. तो इट्स लेट्स से कि 8 टेबल्स के साथ एट चेयर्स हैं. तो ऑब्वियसली दीज टू आर नियरली सेम, इनफैक्ट कोरिलेटेड विद ईच अदर 100%, है ना. कि भाई अगर हमारे पास एक टेबल के साथ एक ही चेयर लगेगी तो हमारा ये 100% कोरिलेशन है. तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में मैं इन दोनों में से एक को उड़ा सकता हूँ. अगर मैं ये वाला पूरा कॉलम डिलीट कर दूं इस केस से, तो मेरे कितने रह जाएंगे? पहले 6 थे, तो बाद में 5 रह गए, तो 6 से आप 5 पे आ रहे हो. ठीक है, नियरली आप 83% डाटा पे आ गए हो. 17% कंप्रेशन हुआ है, 17% आपने डिमेंशन लोअर करी है आप अपनी. ठीक है, वाइल प्रोसेसिंग द डाटा. तो इसको हम बोलते हैं, और इसी चीज को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसका थोड़ा सा एक वेरिएंट होता है ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. वी विल सी दैट एट मैक्स आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट आने वाला है, हो सकता है आज ही थोड़ा सा पढ़ लें. इसमें 4-5 स्टेप होते हैं, उसके बेसिस पे हम करते हैं, पर मेनली कोरिलेशन भी होता है. So proximity based models, data instances that are isolated from the mass of the data as determined by cluster. तो आप नियरेस्ट नेबर देख लेते हो, अगर तो पास है ठीक है, अगर दूर है तो वो आउटलायर है. ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक मॉडल्स, आउटलायर्स डिटेक्टेड एज डाटा इंस्टांसेस दैट इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, जिससे हमारे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है डाटा सेट की, तो वो हमारे लिए आउटलायर है. ओके. नाउ रिग्रेशन फॉर नॉइजी डाटा. अगर आपका डाटा कुछ पॉइंट सिस्टम में है, लेट्स से आपके कुछ पॉइंट्स हैं 20.5, 30.5, 10.2, ऐसे कुछ करके कुछ डाटा है. ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप यहाँ पे रिग्रेशन लगाओगे. ठीक है, रिग्रेशन में क्या हो रहा है? लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, एक्स एंड वाई. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मतलब आपके पास 3 चीजें थी, हॉर्स पावर, वेट एंड एमपीजी. ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड. तो यहाँ पे आप रिग्रेशन लगा सकते हो नॉइजी डाटा को कम करने के लिए, इन ए वे कि आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारे पॉइंट्स लिए, उन पॉइंट्स में से एक लाइन ऐसी फिट करो या ऐसा एक कर्व फिट करो. इस केस में कर्व है. ठीक है, इस केस में एक प्लेन है, ये पूरा प्लेन है ना, 2D प्लेन है, जिसके बेसिस पे हम पॉइंट्स के हिसाब से एक फिटिंग कर रहे हैं कि इस प्लेन के, अगर हम इस प्लेन को ले लें तो हमारा ऑन एन एवरेज काम हो रहा है. और इधर लेफ्ट वाले केस में भी वी आर फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन ए वे फिटिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन. ऑब्वियसली अब इसको एरर बोलते हैं क्योंकि हमारा 100% फिटिंग तो नहीं हो रही, डिस्टेंस है इस चीज से, राइट. बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस हम इसको एरर बोल देते हैं, और इसी चीज को हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे डिटेल में. बट फॉर नाउ ये मान के चलो कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट अगर इतना ऊपर है तो एक नीचे भी है उसका, है ना, उसके जैसा. सिमिलरली ऐसे है तो ये है. मतलब हम ये लेके चलते हैं कि हम ये आइडियली एक परफेक्ट लाइन फिट कर रहे हैं. तो इससे भी हमारा नॉइज डाटा कम होता है अगर आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में डाल दो और एक्स वाई को एक्स प्लस सी की एक सिंगल इक्वेशन लिख दो. सिमिलरली आप एक प्लेन का 3D में कर दोगे तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड के कुछ फॉर्म में 3D प्लेन आ जाएगा, एंड यू कैन से कि आपने कुछ नॉइज रिमूव करी है. ठीक है, नॉइज मतलब एक बहुत सारी वैल्यूज जो समझ में नहीं आ रही थी, उसकी बजाय हमने एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एक प्लेन फिट कर दिया उसमें.
नाउ इनकंसिस्टेंट डेटा के लिए आप क्या करोगे? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डाटा आइटम्स, इसमें क्या है? एड्रेस फील्ड कंटेन्स फोन नंबर, जहाँ पे एड्रेस डालना था वहाँ पे फोन नंबर डाल दिया, तो वहाँ पे मैनुअल करेक्शन ही कर सकते हो, या फिर सेमी ऑटोमेटिक टूल्स आते हैं उसके बेसिस पे भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। नाउ डाटा इंटीग्रेशन एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक है, शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा, 2-3 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। डाटा क्लीनिंग खत्म हो गया, नाउ इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना हुआ है। लेट्स से दैट देयर आर डिफरेंट बैंक्स, है ना? आपके भी मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट होंगे, या अभी नहीं है तो आगे जाके होंगे। लेट्स से दैट यू हैव अकाउंट इन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड पीएनबी। ठीक है, तो आपके पास हर बैंक का कुछ कस्टमर आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही होगा, बट कस्टमर आईडी डिफरेंट होगा हर बैंक का। ठीक है, फॉर ए सिंगल पर्सन। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई का भी खुद का कस्टमर आईडी आपको मिलेगा बैक एंड पे, या फिर आप इनकम टैक्स ले लो, आईटीआर वगैरह जब आप भरते हो, तो आपको एक वहां पे यूनिक आईडी नंबर मिलता है, लेट्स से पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के साथ आपको लिंक करना है अपने तीनों बैंक्स को वाइल फिलिंग दिस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली नेम एज डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही होगा, तो वो तीनों जगह से मैच होगा। अगर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी होगी वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि सेम ही बंदे की है। तो दैट इज कॉपीड एज इट इज। ठीक है, तो एज इट इज कॉपीड हो जाएगा। तो केयरफुली एनालिसिस किया जाता है इन चीज़ों का, कि आप कहीं से डाटा इंटीग्रेट कर रहे हो तो वो मैच होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी। तो उस केस में आप ये लेके चलो कि अगर आपका आरबीआई का पैन कार्ड है, तो आप पैन कार्ड के साथ अपने सारे बैंक अकाउंट्स को जोड़ के रखोगे। तो दैट इज काइंड ऑफ डाटा इंटीग्रेशन, है ना, बैकएंड पे जो हो रही है। नाउ करते क्या है और इसमें होता क्या है, तो अभी डेफिनेशन देख लेते हैं सिर्फ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ कोहेरेंट डेटा स्टोर। एक जगह पे आप इकट्ठा कर रहे हो अपने डेटा सेट को, एक जगह पे लेके आ रहे हो। कलेक्शन ऑफ बैंकिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स एट डेटा स्टोर्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के जहाँ पे भी डाटा पड़ा है, स्टोर है डाटा, तो वहाँ पे आप अलग अलग बैंक से डाटा लेके आ रहे हो हर बंदे का। तो इशू क्या है? स्कीमा इंटीग्रेशन। स्कीमा इंटीग्रेशन की बात करेंगे, कल करेंगे। एंड फीचर मैचिंग। फीचर मैचिंग का थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि आप फीचर्स मैच करोगे, नेम, रोल नंबर, या जो भी मतलब कस्टमर आईडी, एज वगैरह। तो वो सब आपके फीचर्स हैं, उसमें से आप मैच करोगे कि एज और नेम सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, एड्रेस भी सेम होना चाहिए। डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ डाटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आपको पता भी करवाने हैं कि आपके क्या दिक्कत आ रही है अगर डाटा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एंड व्हाट इज द रेजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी देखना है। तो लेट्स स्टॉप एट दिस पॉइंट, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एट दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो कल बात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।